चलो, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, या पहले अगर बात करो तो जनरली फील्ड की बात कर रहे थे सिंपली, कि फील्ड क्या है। तो फील्ड है चार्ज का दुनिया पे असर। फील्ड क्या है? चार्ज का दुनिया पे असर, सबसे साधारण लैंग्वेज में। देखिए रिकॉर्ड हो रहा है क्या? चलो, चार्ज का दुनिया पे असर ही है इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कंबाइंडली बोल सकते हो चार्ज का दुनिया पे असर। वो जो बचपन में नॉर्थ पोल साउथ पोल पढ़ लेते थे, असल में उसको बेवकूफ़ बनाने का तरीका था, है ना। मैग्नेटिक फील्ड भी चार्ज का ही असर है दुनिया पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज का ही असर है दुनिया पे, और कंबाइंडली उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पहले मैग्नेट को और इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल अलग ट्रीट किया जाता था, ठीक है, लेकिन वो कैसे कंबाइंड हुए, क्या हुए, वो कहानी बाद की बात। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, और उसमें भी स्पेशली बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। आखिर फील्ड की ज़रूरत क्या पड़ी, है ना। तो पहला तो था कि एक्सनेटेड डिस्टेंस वाला जो आइडिया था, एक्सनेटेड डिस्टेंस मतलब ये यहाँ एक मास है, एक यहाँ मास है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है ना। ये लोगों को बड़ा जच नहीं रहा था कि आखिर कैसे लगा दे रहा, बीच में कुछ है नहीं तो फोर्स कैसे लगा दे रहा, क्योंकि हम लोग तो आज तक सब चीज़ में कंटिन्यूटी ढूंढ रहे थे, है ना। जैसे हम इस पे फोर्स लगाए तो ये धक्का उस पे देगा, वो उस पे देगा, वो उस पे देगा, है कि नहीं, कुछ ऐसा चलता है। बट अगर बोलें कि एक मास यहाँ है एक मास वहाँ है, न्यूटन का कन्फ्यूज़न क्या था? न्यूटन के खुद के थ्योरी में उनको कन्फ्यूज़न क्या था कि एक मास दूसरे मास पे फोर्स लगा कैसे रहा। और सेम कन्फ्यूज़न ऐसा ही मिलता जुलता एक इम्पेरिकल फार्मूला बाद में आया कूलम्स का, है ना। जो एक चार्ज जो रेस्ट पे है, दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा है वो कितना होना चाहिए? तो के क्यू एन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। तो भाई ये एम्प्टी स्पेस में कहाँ से फोर्स लगा दे रहा, है ना। तो उस समय बोला गया ये एक्सनेटेड डिस्टेंस वाला मामला, कि ये दूर से फोर्स लगा देता। लेकिन कुछ चीज़ें इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई। जैसे आपको बताए थे, थोड़ा सा याद दिला देते हैं जल्दी से, कि मान लो एक चार्ज Q है, बहुत साल से रखा हुआ, एक दूसरा चार्ज Q है, बहुत साल से रखा हुआ, और इनके बीच का दूरी मान लो 1 लाइट ईयर है। ठीक है, एक्सनेटेड डिस्टेंस वाला आइडिया में क्या पंगा हो रहा था उसको पहले समझते हैं। मान लेते हैं दूरी कितना है? 1 लाइट ईयर। ठीक है, दोनों बहुत दूर था, दोनों पे फोर्स तो लगा ही रहा होगा। कूलम लॉ के अनुसार याद आ रहा है, के क्यू एन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, के क्यू एन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। तो हुआ क्या, कूलम ने कहा कि ये जितना फोर्स इस पे लगाता उतना ही फोर्स ये इस पे लगाता होगा। बोला ठीक है भाई, अच्छी बात। हम क्या किए, इसको अचानक से थोड़ा सा यहाँ से यहाँ खिसका दिए, थोड़ा सा डेल्टा खिसका दिया। और जो बहुत साल से रखा हुआ था, तो हम तो ये तो बोल सकते हैं कि जैसे ही डेल्टा खिसकाएंगे, ध्यान से सुना, जैसे ही आप डेल्टा खिसकाओगे तो क्या इसको तुरंत पता चल जाएगा? नहीं, क्योंकि आइंस्टीन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी वो बोला कोई भी इंफॉर्मेशन लाइट के स्पीड से फास्ट नहीं चल सकता, कोई भी इंफॉर्मेशन लाइट के स्पीड से फास्ट नहीं चल सकता। और अगर हम तुरंत लिख दें कूलम लॉ के अनुसार, कूलम लॉ तो यही बोलता है, कूलम लॉ में या आपके यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में टाइम का तो कोई फैक्टर ही नहीं है, वो तो लिखता है कि इतना दूरी है तो फोर्स के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर लगेगा। अरे लगेगा ना, तो कूलम बोलेगा कि ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो ये फोर्स लगाएगा के क्यू बाय 1 लाइट ईयर प्लस डेल्टा का स्क्वायर, जो कि गड़बड़ क्यों है कि वो जो खिसका, ठीक है, वो इसको पता तुरंत कैसे चल सकता है मेरे भाई? कैसे पता चल सकता है? अगर आज कितना तारीख है? 22 जून है,
तो 22 जून को आप इसको खिसकाए तो अब उसको 22 जून 2023 में पता चलेगा, बिकॉज लाइट ईयर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो ये जो इंफॉर्मेशन लेके यहां से चलेगा वहां तक कि भाई ये खिसक गया है, वो इंफॉर्मेशन पहुंचने में 1 साल लगेगा। समझ में आया? तो इस यहां पे कूलम्स लॉ फेल हो जा रहा है सॉरी, यहां पे कूलम्स लॉ फेल हो जा रहा, और इसीलिए हम बोले थे कि कूलम्स लॉ को इज्जत क्यों नहीं दिया गया, है ना। मैक्सवेल का जो 4 इक्वेशन है, जो कि माइकल फैराडे के सारे काम का क्या है, कंबाइंड फॉर्म है ना। वो 4 इक्वेशन जो है मैक्सवेल के सारे जो 746 पेजेस में वर्क करा हुआ मैक्सवेल ने, उनका कंबाइंड वर्क है, और उसमें कहीं भी कूलम्स लॉ को कोई इज्जत नहीं दी गई। और ध्यान से आगे हम पढ़ाते जाएंगे, आपको याद दिलाते जाएंगे, उन सारे इक्वेशन में चार्ज इंपॉर्टेंट नहीं है, उन चारों इक्वेशन में फील्ड इंपॉर्टेंट है ना। मतलब उस समय चार्ज है कि नहीं ये पता नहीं था, लेकिन ये पता चल गया था कि फील्ड तो है। तो ये मत सोचना कि फील्ड का कॉन्सेप्ट एक आइडियल कॉन्सेप्ट है ना। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ दिख जाए कि फील्ड का कॉन्सेप्ट एक आइडियल कॉन्सेप्ट है ना, कुछ समझदार किताब लिख लेते हैं तो फाड़ के फेंक देना, फाड़ना नहीं, मतलब उसको पानी में विसर्जित कर देना, है ना। पेपर को फाड़ना नहीं है ना, तो उसको पानी में विसर्जित कर देना। फील्ड है, यही हम समझाना चाहते हैं, फील्ड है, फील्ड एक्चुअली में है। समझ में आया? फील्ड एक्चुअली में है। ये फील्ड ही है कि ये जो साउंड प्रोड्यूस हुआ उसको ये माइक्रोफोन का जो ट्रांसड्यूसर होगा वो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करेगा, इस वायर से जाएगा, फिर यहाँ से ये जो ट्रांसमीटर है ये उसको ट्रांसमिट करेगा, है ना, फिर मोबाइल तक पहुँचेगा, फिर जो मोबाइल में सुनेगा उसके ईयर ड्रम में वाइब्रेशन होगा, फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में, जिसको उसका नर्व कवर करेगा। हो सकता है कि कवर करने के बाद भी उसके किसी काम का ना हो, है कि नहीं, क्योंकि उसका ध्यान तो कहीं और था। तो ये सारी बातें अलग है, बट जो एक्चुअल फैक्ट यहाँ पे हम समझाना चाहते हैं वो है फील्ड है, एक्चुअली में फील्ड है। और उसी के लिए हम आपको बोले थे सेक्शन 1.8.2 पढ़ाएंगे, है ना, एज इट इज़ पढ़ाएंगे फील्ड। ठीक है, उससे पहले और कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बता देते। तो फिर बोला गया क्या भाई है क्या ये, इस पर डायरेक्ट फोर्स लगाता नहीं है तो होता क्या है, थोड़ा सा ये समझाओ, है ना। उस दिन भी हम आइडिया दिए थे, जान के आइडिया दे रहे, क्योंकि फील्ड एक ऐसा आइडिया है जो थोड़ा सा बच्चों को परेशान करता है। और आप सोच रहे हो कि सर इतना जोर जोर से फील्ड पढ़ा रहे हो, है ना, देखना पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक में इतना जोर जोर से फील्ड का काम आएगा नहीं, तो क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि हम सिर्फ फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पढ़ा रहे हैं, हम पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा रहे हैं। जस्ट लाइक क्लास 11th में हम पूरा रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पढ़ाए थे, है ना। तो हम तो सबकी तैयारी करेंगे ना साथ में, है कि नहीं। चलो, तो असल में होता क्या, तो यहाँ पे पिक्चर में आते हैं माइकल फैराडे, एक ऐसे साइंटिस्ट जिनको गणित वनित आती है नहीं, उनको आता है ख्याल। क्या आता है? ख्याल। जैसे आप लोग को आता, सर हमको लग रहा है ना कि ऐसा होना चाहिए, तो हमको लगता है कि आप अपने आप को माइकल फैराडे समझ रहे हो, तो आपके कान के नीचे खींच के एक दें, ठीक है। हाँ, तो माइकल फैराडे को ख्याल आते थे, और माइकल फैराडे को ख्याल आया कि यहाँ पे फील्ड होना चाहिए, बीच में क्या होना चाहिए? फील्ड।
डायरेक्ट फोर्स नहीं लगना चाहिए, एक चार्ज बनाएगा फील्ड और वो फील्ड लगाएगा फोर्स, ठीक है। और ये ख्याल गलत साबित नहीं हुआ, ये ख्याल पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का सेंट्रल आइडिया साबित हुआ। जब शुरू में माइकल फैराडे ने ये आइडिया दिया था ना, खूब मजाक बनाया गया, खूब मजाक बनाया गया। क्यों? जूता सिलने वाला एक आदमी जिसको बाद में लैब असिस्टेंट बना लिया गया था, है ना, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग उसको क्या समझते? जूता सिलने वाला आदमी, वो एक साइंटिस्ट थे हम्फ्री डेवी, नाम सुने तो शायद हम्फ्री डेवी थे। हम्फ्री डेवी के एक लेक्चर में वो बैठे थे, ठीक, और वो जो लेक्चर दिए थे ना, उसका बड़ा सुंदर सा नोट्स बना के समरी हम्फ्री डेवी को प्रेजेंट किए, ठीक। तो हम्फ्री डेवी इम्प्रेस्ड हो गया, कौन है भाई, जैसे हम पढ़ाएं और उस दिन आप शानदार नोट बना के हमको दिखाओगे, देखिए सर आपका आज का नोट्स, जो कि मेरे समझ में आएगा नहीं क्योंकि आप लोग तो एकदम रायता पे ना बनाते। वो इतना शानदार बना के दिया है कि वो हम्फ्री डेवी बोले क्या है, कौन है, खोज के लाओ इसको। तो पता चला जूता सिलने वाला। वो बोला कि ठीक है तुम मेरे लैब में काम करो, मेरे लैब में काम करना और साफ़ सफाई सब कुछ कर देना। माइकल फैराडे चाहते क्या थे भाई, तो ठीक है लैब में लग गया। लेकिन उनको मिल गया एक मौका, लैब में वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। लैब में तो इक्विपमेंट्स होते हैं, आराम से वो अपना एक्सपेरिमेंट्स करते थे और जो जो रिजल्ट आता था उसको लिखे जाते थे अपने कॉपी में, है ना, उनकी जो नोटबुक थी। बाद में तो खैर नहीं बोलना चाहिए ऑनलाइन कि हम्फ्री डेवी को उनसे जलन होने लगी, है ना, हम्फ्री डेवी को उनसे जलन होने लगी कि ये हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं हो रहा है ना, कहीं हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट तो आदमी नहीं है। तो उनको छोटे मोटे कामों में लगा देता था। और ये कहानी हम नहीं बता रहे, कहानी मेरे गुरुजी हमको सुनाए थे, जाओ सब्जी ले आओ, जाओ स्कूल से बच्चों को ले आओ, ठीक है। बाद में हम्फ्री डेवी जिस रॉयल सोसाइटी ऑफ फिजिक्स के मेंबर थे, ठीक है, माइकल फैराडे उस रॉयल सोसाइटी ऑफ फिजिक्स के चेयरमैन थे। ठीक है, तो वो आगे की कहानी। तो फैराडे ने क्या कहा उसको समझते हैं, इस कहानी में बहुत कुछ रखा हुआ नहीं। फैराडे ने कहा कि देखो होता क्या है कि जब आप एक चार्ज लाते हो ना, जैसे ही एक चार्ज दुनिया में आता है तो आप तो बोलोगे सर चार्ज क्या नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट न्यूट्रल है, उसको प्लस माइनस में तोड़ तो सकते हो। तो जैसे ही चार्ज दुनिया में आता है तो उन्होंने बोला कि ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? ये गोल गोल मत समझना, ये बस सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन है कि अपने चारों तरफ कुछ बदलाव क्रिएट किया, है ना। बहुत बच्चा, हाँ एक दो बच्चा बाद में एग्जाम में सब फोटो बना देता, बोलता सर आप ही तो बोले थे इलेक्ट्रिक फील्ड गोल 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 होता है। ऐसा फील्ड होता नहीं है। उन्होंने बोला कि अपने चारों तरफ थ्योरेटिकली इन्फिनिटी तक अपने चारों तरफ के स्पेस को मॉडिफाई कर देता है। क्या कर देता है? मॉडिफाई कर देता है, बदल देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये चार्ज क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? और जब यही चार्ज मूव करता है कांस्टेंट रफ्तार से तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। और जब यही चार्ज एक्सेलरेट करने लगता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करता है। वो आगे की कहानी, तो जब ये चार्ज है तो ये चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो कि उससे क्या होता है? जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज Q आता, मान लो Q, ये Q आ गया, तो ये Q इस पे फोर्स नहीं लगाता, ठीक है। इस Q का जो फील्ड है ना,
वो फील्ड इस पे फोर्स लगाता, वो फील्ड इस पे फोर्स लगाता। कौन सा फोर्स? वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का फील्ड बना, इलेक्ट्रिक है कि मैग्नेटिक है ना। बट सिंपली ऐसा समझो कि ये चार्ज फील्ड बनाता है, इस फील्ड में जब दूसरा चार्ज आता है तो ये फील्ड इस चार्ज के साथ इंटरेक्ट करके इस पे फोर्स लगाता है। मतलब चार्ज डायरेक्टली चार्ज पे फोर्स नहीं लगाता। समझ में आया? चार्ज डायरेक्टली चार्ज पे फोर्स नहीं लगाता। वो किस पे फोर्स लगाता है? तो चार्ज बनाता है फील्ड, उस फील्ड में जब दूसरा चार्ज आता है तो वो फील्ड उस चार्ज पे फोर्स लगाता है। समझ में आया? अरे समझ में आया? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सब पे आ रहे हैं, अभी फील्ड खत्म थोड़े हो। इसको समझने का एक और तरीका, एक और तरीका। सड़क पे जा रहे हो आप, ठीक है, किसी अच्छे स्टेट में हो जहां पुलिस सही से काम वाम करती है, ठीक, सड़क के किनारे गए, अब आप हट्टे कट्टे हो एकदम, ठीक है, कर दिए ये, ठीक, उधर से एक दुबला पतला सा कांस्टेबल आया और खींच के आपको 4 डंडा मारा, ठीक है, और आप कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो जो कांस्टेबल है ना, वो जो कांस्टेबल है वो ये चार्ज नहीं है, वो पता है क्या, इस चार्ज का फील्ड है। और ये चार्ज कौन है पता? नरेंद्र मोदी या भारत सरकार। असल में वो कांस्टेबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? भारत सरकार को। जो वर्दी है ना, रे जो वर्दी है ना, वो भारत सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं है? वो है भारत सरकार का फील्ड। तो क्या तू सुसु करेगा तो संविधान का रक्षक किसको माना जाता है? राष्ट्रपति को। अब वो कोविंद जी खुद से आएंगे, अबे पेशाब कर दिया, इसको पकड़ के मारो 2 लप्पड़, वो खुद आएंगे क्या? एक छोटा सा टुल्ला आएगा, तेरे को 2 थप्पड़ देगा घुमा के, है ना? तू बोलेगा अबे तू कौन? कोविंद जी का फील्ड। समझ में आया? मोदी जी का फील्ड है वो। कुछ समझ में आया फील्ड का कॉन्सेप्ट? चार्ज कौन है यहाँ पे? मोदी जी। अब थोड़े मतलब तू इलेक्ट्रिसिटी बिल चोरी कर लिया तो मोदी जी दौड़े आ रहे हैं, साला कौन था इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लिया है? थोड़े वो आपसे इंटरेक्ट करेंगे छोटे मोटे चार्ज से, उनको पता भी नहीं चलेगा, उनका फील्ड फैला हुआ है हर तरफ, है कि नहीं है? बिजली विभाग आएगा, कान के नीचे लगाएगा, आपका मीटर काट देगा, घर चला जाएगा, है कि नहीं? तो वो नरेंद्र मोदी क्या है? चार्ज। और ये जो डिपार्टमेंट्स के लोग हैं वो उनका फील्ड है, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, वो उनका फील्ड है। आपको इनकम टैक्स में चोरी कर लिया इधर, अब पता चला मोदी जी वहां से दौड़े हुए आ रहे गुस्सा में, 2 करोड़ चोरी किया था, चप्पल ले ले एकदम दौड़ ले से। ऐसा होता है क्या? अबे अंबानी भी चोरी कर लेगा ना फील्ड, मतलब टैक्स, तो मोदी जी नहीं जाएंगे उसके यहाँ कि भाई अंबानी इतना बड़ा आदमी है ना। या अंबानी जी को भी टैक्स भरना होता तो ये नहीं कि 10-20 ट्रक पैसा लेके सीधे घुसा दिए राष्ट्रपति भवन में, लीजिए अपना, है ना। अंबानी जी उससे नहीं इंटरेक्ट करेंगे, अंबानी जी इस फील्ड से इंटरेक्ट करेंगे, इनकम टैक्स ऑफिस वाले से। समझ में आया? तो वही बात है, बेसिकली होता क्या है, अगर 2 चार्ज रेस्ट पे बात करें, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे आ जाते हैं थोड़ा सा हम लोग, है ना, कि 2 चार्ज रेस्ट पे है, ध्यान से सुनना, 2 चार्ज रेस्ट पे है,
मान लो एक Q है और एक को Q0 बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अपना फील्ड बनाएगा और इसके फील्ड में जैसे ही ये Q आएगा इस पे फोर्स लग जाएगा। सेम वे इसका भी फील्ड बना होगा और इसके फील्ड में जैसे ही ये Q आया तो इस पे फोर्स लग जाएगा। समझ में आया? और फील्ड के आइडिया से इस आइडिया को एक्सप्लेन किया जा सकता है। यहां जो टाइम डिले हुआ फोर्स में, जो 1 साल लगेगा, वो फील्ड के आइडिया से एक्सप्लेन किया जा सकता है। कैसे? तो वो बोलेगा कि देखो जब इसको खिसकाए तो इसका जो नया फील्ड बना होगा वो बनने, इसको खिसकाए तो इसका नया फील्ड बना होगा। अरे यहां होगा तो कुछ पुराना फील्ड होगा, इसको यहां खिसकाए तो कुछ नया फील्ड बना होगा। तो वो जो फील्ड बना वो इंफॉर्मेशन यहां तक पहुंचने में कितना दिन लगा होगा? 1 साल लगा होगा, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन लाइट के स्पीड से ज़्यादा तो चलेगा नहीं। तो इसीलिए इसको पता कब चलेगा? 1 साल बाद। पता कब चलेगा? 1 साल बाद। क्या? हाँ, अभी न्यूटन का लॉ, थर्ड लॉ भी फेल होगा। फिर रुक तो जाओ, अभी न्यूटन का थर्ड लॉ फेल होगा और वहां से और आपको आइडिया मिलेगा कि फील्ड रियल चीज है। हम आपको क्या बोले थे? न्यूटन का थर्ड लॉ एक तरह से यूनिवर्सल लॉ है, जहां तक बात क्लासिकल मैकेनिक्स की है। लेकिन जब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जाएंगे तो ये फेल होता हुआ मिलेगा, याद करो। और बोले थे कि न्यूटन का थर्ड लॉ से भले आज प्रूफ कर रहे हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना, लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन के प्रूफ के लिए न्यूटन के थर्ड लॉ की जरूरत नहीं है। मोमेंटम कंजर्वेशन इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर, बिकॉज स्पेस इज होमोजेनियस, यूनिफॉर्म। हाँ, याद आ रहा है? अरे याद आ रहा है? नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं। लेकिन हम बोले थे कि अभी जो थर्ड लॉ से प्रूफ कर रहे हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, ये सही नहीं है, क्योंकि एक जगह ऐसा भी दिखाएंगे जहां थर्ड लॉ फेल हो रहा होगा, लेकिन हम तब भी बोल रहे होंगे कि मोमेंटम यहां भी कंजर्व है। समझ में आया? तो लिखो, आप लोग कुछ नहीं लिखे हो इतने देर में। क्या लिखेंगे कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स नहीं लगाता है, एक चार्ज फील्ड बनाता है, वो फील्ड दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है। जस्ट लाइक कि मोदी जी चार्ज हैं, उनका जो ठुल्ला ठुल्ला है वो सब क्या है? फील्ड है। कुछ लिखे नहीं, बस बैठे हुए। देखिए सेक्शन 1.8.2 NCERT, बहुत अच्छे से इसमें फील्ड के बारे में बात किया गया है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग भी देखें। ठीक है, स्टार्ट करें। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या फील्ड सच में है या फिर सिर्फ एक मैथमेटिकल आइडिया है। जैसे सेंटर ऑफ मास सिर्फ मैथमेटिकल आइडिया था, वो सच में नहीं था। याद आ रहा है? सुनते जाओ। यू मे वंडर वाई द नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड हेयर एट ऑल। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नोटेशन है, आखिर उसकी ज़रूरत क्या पड़ी, है कि नहीं? आफ्टर ऑल, फॉर एनी सिस्टम ऑफ चार्ज द मेजरेबल क्वांटिटी इज फोर्स ऑन द चार्ज विच कैन बी डायरेक्टली determined using Coulomb's law and the principle of superposition। ये बोल रहा है कि देखो मेजर तो हम किसको करेंगे? फोर्स को ही करेंगे, और फोर्स मेजर करने के लिए तो अपने पास कूलम्स लॉ है ही। कूलम्स लॉ है और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, बता ही दिए थे, है ना। तो हम फोर्स क्यों ना मेजर कर लें, फील्ड क्यों मेजर करें? पहले फोर्स मेजर करो, फिर फील्ड मेजर करो और फिर फोर्स मेजर करो। ये क्या मतलब? ज़रूरत ही क्या?
है कि नहीं। वाई देन इंट्रोड्यूस दिस इंटरमीडिएट क्वांटिटी, ये एक इंटरमीडिएट क्वांटिटी है ना, क्योंकि अभी डिफाइन करेंगे फील्ड। फील्ड इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। तो फील्ड निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स। तो जब भाई फोर्स निकालना ही है तो फील्ड क्यों निकालें। बात समझो क्या लिखा हुआ है कि जब फोर्स निकालना ही है तो फील्ड क्यों निकालें, फोर्स निकाल लो। एक और टर्म यहाँ पे, एक और लाइन हम जोड़ देते हैं, वाई माइकल फैराडे इज सो सेलिब्रेटेड, है ना। यहीं बगल में हम लिख देते हैं कि आखिर फील्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, आखिर माइकल फैराडे का इतना इज्जत क्यों, है ना। तो सुनिए, फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो भी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक जहां दोनों चार्ज क्या है, रेस्ट पे, द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्वीनियंट बट नॉट रियली नेसेसरी। इस चैप्टर के लिए अगर सिर्फ बात करें तो फील्ड का आइडिया कन्वीनियंट है ना, अच्छा है, एलिगेंट है, बट नेसेसरी नहीं है। बिना फील्ड के आइडिया के पूरा चैप्टर पढ़ा जा सकता है, समझ में। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एलिगेंट वे ऑफ कैरेक्टराइजिंग द इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एक एलिगेंट वे, एलिगेंट मतलब सुंदर तरीका है चार्ज के इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करने का। कि देखो ऐसे चार्ज रखते हैं तो ये अपने आज चारों तरफ ऐसा फील्ड बनाता है, ऐसे रखते हैं तो अपने चारों तरफ ऐसा फील्ड बनाता है, उसको एलिगेंटली बताने का एक अच्छा तरीका। बट इलेक्ट्रोस्टैट की पढ़ाई के लिए ये नेसेसरी तरीका नहीं है, इट इज नॉट अ नेसेसरी थिंग, समझ में आया, बट इट इज अ एलिगेंट थिंग। लेकिन अभी आगे अब लिखेगा इंपॉर्टेंट चीज, electric field at a point in the space around the system of charges tells you the force a unit positive test charge would experience if placed at that point। इसका मतलब है ये फील्ड को डिफाइन कर रहा है, हम भी डिफाइन कर देंगे, ठीक है। ये बोल रहा है कि कहीं पे स्पेस में अलग बात, एक और पॉइंट यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्पेस की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, स्पेस की। ये नहीं बोलेंगे कि इसके कारण फील्ड बन रहा है, कि इसके कारण बन रहा है, कि इसके कारण बन रहा है। हम बस इतना जानेंगे कि अच्छा हर जगह चार्ज है कुछ कुछ, तो यहाँ पे नेट फील्ड कितना है, समझ में आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी प्रॉपर्टी है, स्पेस की प्रॉपर्टी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। ये सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है कि ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसे है, बदलेंगे तो फील्ड कैसे बदलेगा, ऐसे बदलेंगे तो फील्ड कैसे बदलेगा। नहीं नहीं नहीं, ये होगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन है, इसके कारण यहाँ कितना फील्ड है, यहाँ कितना फील्ड है, यहाँ कितना फील्ड है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है। क्या है, वेक्टर है, वो अभी बताएंगे आपको, है ना। कोई दिक्कत, पक्का। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेज। जो इसको बना रहा है, जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बना रहा है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, ना कि टेस्ट चार्ज की। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। अभी टेस्ट चार्ज भी बताएंगे, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, टेस्ट चार्ज से इसका कोई लेना देना नहीं है। The term field is in physics generally refers to a quantity that is defined at every point in the space। फील्ड जो होता है ना, फील्ड वो बेसिकली दो तरह का फील्ड होता है फिजिक्स में, एक वेक्टर फील्ड होता है और एक स्केलर फील्ड होता है, ठीक है। और फील्ड जो होता है, ये अभी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फील्ड बेसिकली हम लोग डिफाइन करते हैं दो तरह का, एक स्केलर फील्ड और एक वेक्टर फील्ड। और वो
स्पेस के हर पॉइंट के लिए डिफाइन होता है, वो स्पेस के हर पॉइंट के लिए डिफाइन होता है, यही बात बोला है। उसके ज़्यादा डिटेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी सिंस फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, अब यहाँ तक की बात को पहले हम समझा देते हैं अच्छे से। ठीक है, यहाँ तक मैं क्या बोला है, यहाँ तक मैं बोला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फील्ड का जो आइडिया है वो बहुत नेसेसरी आइडिया नहीं। ठीक है, वो एक अच्छा आइडिया, एक सुंदर आइडिया बताने के लिए, बट वो मस्ट आइडिया नहीं। बोला गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में फील्ड कैसे डिफाइन करोगे, तो मान लो इस जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। क्या पता करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मान लो ढेर सारा चार्ज है, ढेर सारा। कितना चार्ज है, कौन सा चार्ज है, इससे कोई मतलब नहीं है। मान लो ढेर सारा चार्ज है। ठीक, हम चाहते हैं कि इन सारे चार्जेस के कारण अलग अलग जगह पे फील्ड निकालें। क्या करें? अलग अलग जगह पे फील्ड निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज उठाएंगे और जनरली उसको बोलते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, कन्वेंशनली चलता आ रहा तो हम उसको कुछ कर नहीं सकते। मान लो उस टेस्ट चार्ज को यहां रख दिए। ठीक है, इस टेस्ट चार्ज को जैसे ही यहां रखे तो इस पे कुछ ऐसे फोर्स लग गया F। इस टेस्ट चार्ज को जैसे ही वहां पे रखे तो इस पे फोर्स लग गया F। कोई दिक्कत? पक्का? तो अब आपसे पूछा जाए कि बताओ यहां पे फील्ड कितना था? यहां पे फील्ड किसका होगा? सोर्स चार्जेस का। अच्छा, ये देखना है कि ये टेस्ट चार्ज इतना बड़ा नहीं हो कि इसको रखने से उसका वही डिफॉर्म हो जाए, है ना? तो फिर उसका ओरिजिनल फील्ड नहीं रहा ना, फिर तो फील्ड भी बदल गया। तो इसीलिए बोला जाता है, एनसीईआरटी में देख इसको ऐसे लिख दिया है, इसको ऐसे लिख दिया है, Q0 टेंड्स टू 0। पुराने ज़माने का ये तरीका है ना? आप ऐसे समझो ना, उसको बढ़िया से कील से ठोक दिए तो कहाँ हिलेगा, है ना? उसको फिक्स कर दिए। तो अगर मान लो हमको इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो फील्ड कहाँ निकालोगे? किसी पॉइंट पे। तो मान लो ये पॉइंट P है, यहाँ पे हम लाएंगे टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लग गया F। तो बोलेंगे यहाँ जो फील्ड है इस जगह पे, वो फील्ड है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यही चीज लिखा हुआ उसमें, है ना? लिखा हुआ ना? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने का तरीका कि हाँ इस सिस्टम के कारण कितना फील्ड यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे जो फील्ड बन रहा है वो मेजर करने के लिए वहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख देंगे। टेस्ट चार्ज पे जितना फोर्स लगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसका क्या मतलब है पता है? इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है स्पेस में, मान लो इस जगह पे, तो यहाँ पे अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखोगे ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखोगे ना, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? E फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? E फोर्स। क्योंकि फील्ड का जो डेफिनीशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का वो है, दिस इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। This is force experienced per unit positive charge. हाँ, यहाँ तक में कोई दिक्कत? ये लिखो, फिर आगे नीचे वाला जो और टफ पार्ट है उसको समझाते हैं हम। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाला, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आप बोले द ट्रू फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
हाउएवर इमर्जेस ओनली व्हेन वी गो बियॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आगे की बात करते हैं तब जाके फील्ड का असल मीनिंग समझ में आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो फील्ड का कोई खास मीनिंग समझ में नहीं आता, बस एक अच्छा वे है ये बताने का कि चलो इस चार्ज के चारों तरफ इसका सराउंडिंग कैसा। बट जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्रॉस करते हो तब मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आगे बढ़ते हो तब आपको असल आइडिया आता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। कब, जब हम टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से डील करते हैं। अब ये टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेनन क्या है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हेन वी डील विद टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेनन सपोज वी कंसीडर द फोर्स बिटवीन टू डिस्टेंस चार्जेस Q1 एंड Q2 इन एक्सेलरेटेड मोशन। नाउ द ग्रेटेस्ट स्पीड विथ विच सिग्नल, इस चीज़ को हम डायरेक्टली समझाते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट को हम डायरेक्टली समझ जाते हैं। टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेनन जो है ना उसको हम डायरेक्टली समझाते हैं, ठीक है। दो चार्ज लेते हैं, ध्यान से सुनो। एक बहुत बड़ा है, थोड़ा सा हैवी भी है, और एक हल्का, ठीक है, छोटा। समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हो जरूरी नहीं है, ये हम समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक। दोनों को पकड़ के रखे हुए, छोड़ दो, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, अरे लगाएगा ना, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा। ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे फोर्स लगाएगा। जब ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये इधर एक्सेलरेट होगा, और जब ये इस पे फोर्स लगाएगा तो इधर एक्सेलरेट होगा। लेकिन उसका एक्सेलरेशन अगर मान लो वो बहुत भारी इसके रिस्पेक्ट में, तो बहुत कम होगा। अरे बहुत कम होगा। अच्छा, मान लो जिस इंस्टेंट पे छोड़े हैं, जिस इंस्टेंट पे छोड़े हैं उस इंस्टेंट पे दूरी r, ठीक है। अभी बात कर, अच्छा कुछ देर पहले ये यहां कहीं रहा होगा, कुछ देर पहले डेल्टा पीछे मूव कर रहा है ना, तो डेल्टा पीछे रहा होगा। ध्यान से सोचना, थोड़ा सा भी दिक्कत लगे तो पूछना, थोड़ा पीछे रहा होगा। अरे अच्छा, इसमें बहुत मूवमेंट हुआ नहीं, तो इसको तो पता है कि ये यहां रहा होगा। कि यहां रहा होगा, आराम से। चलो इसको दूसरे तरीके से बताते हैं। देखो इसका जो सेकेंड पार्ट है उसको हम खुद से समझाते हैं, ठीक है। जहाँ से है ना टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेना, उसको समझाते हैं कि वहाँ पे कैसे फील्ड का आइडिया काम में आता है। मान लो दो चार्ज है Q1 और Q2, अभी कितने दूर पे है, r दूरी पे है और दोनों फ्री है, तो ये इधर एक्सेलरेट हो रहा होगा, उधर एक्सेलरेट हो रहा होगा। मान लो सेम नेचर का चार्ज, सेम नेचर का चार्ज। अच्छा, कोई भी इंफॉर्मेशन लाइट के स्पीड से तो ज़्यादा फास्ट जा नहीं सकता, लाइट के स्पीड से ज़्यादा फास्ट तो जा नहीं सकता। तो ये जो इस पर फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स ऑन 2/1, वो कुछ मेरे हिसाब से होगा K Q1 Q2 बाय, ये दूरी तो नहीं होगा क्योंकि इसको ये दूरी नहीं दिखा होगा, ये दूरी तो अब हुआ होगा ना। इसको तो जो दूरी दिखा होगा कुछ देर पहले जब ये फोर्स लगाया होगा वो दूरी ना। अरे ये दूरी तो अभी हुआ और ये फोर्स लगा दिया, फिर तो ये वही बात हो गया कि लाइट के स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट जा रहा है ना। तो इसको जो कुछ दूरी पहले दिखा होगा r माइनस डेल्टा 1 का स्क्वायर, ठीक। और दूसरा जो फोर्स लगा रहा होगा फोर्स ऑन 1/2,
के Q1 Q2 बाय R माइनस डेल्टा 2 का स्क्वायर, उसको जो दूरी दिखा होगा। अब दोनों सेम मास का तो है नहीं, जरूरी तो है नहीं कि सेम मास का तो सेम ही एक्सेलरेशन से भाग रहा हो। अरे सेम मास का होगा तब ना सेम एक्सेलरेशन होगा, मास अलग अलग है तो एक्सेलरेशन थोड़ा ही सेम हो। यहां तक ठीक है। अच्छा ध्यान से अगर आप देखो तो यहां पे न्यूटन का थर्ड लॉ वैलिड नहीं, जितना फोर्स ये इस पे लगा रहा उतना फोर्स ये इस पे नहीं लगा रहा, नहीं लगा रहा ना। अच्छा थर्ड लॉ से हम प्रूफ किए थे, याद करो, फोर्स ऑन 1/2 dt प्लस फोर्स ऑन 2/1 dt कैंसिल आउट कर दिए थे, याद है? याद है? ये मान के कि ये दोनों फोर्स बराबर था। अरे याद करो। और बोले थे कि मोमेंटम कंजर्व हो गया। अरे बोले थे ना, यहां तो फोर्स बराबर हो नहीं रहा, इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा होगा। बिल्कुल नहीं, मोमेंटम तो कंजर्व होगा, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर, जस्ट लाइक एनर्जी कंजर्वेशन, जस्ट लाइक एनर्जी कंजर्वेशन। तो आप बोलोगे कि हाँ जो मोमेंटम गायब हुआ, वो मोमेंटम गया कहाँ? फोर्स में जो डिफरेंस आया तो मोमेंटम में भी डिफरेंस आया होगा, वो मोमेंटम गया कहाँ? वो मोमेंटम गया, ये जो दोनों चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है ना, एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करता है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन यहां से यहां लेके जा रहा है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ही है ना, तो वो मोमेंटम कौन कैरी कर रहा? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मतलब वो सच में एग्जिस्ट कर रहा है ना। फिर से सुनो, देखो ये दोनों फोर्स बराबर हुआ नहीं, अगर फोर्स बराबर हुआ नहीं तो मतलब ये कैंसिल आउट हो नहीं रहा, कैंसिल आउट हो नहीं रहा मतलब थर्ड ये आपका मोमेंटम में गड़बड़ आएगा। अरे ये कैंसिल आउट हो जाता था तो चलो मोमेंटम भी कैंसिल आउट हो जाता था ना, नेट मोमेंटम चेंज ऑफ द सिस्टम क्या हो जाता था? ज़ीरो। लेकिन हम वहाँ पे ही बताए थे मैकेनिक्स में ही कि देखो भाई यहाँ प्रूफ तो कर दे रहे हैं, लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन के सत्य होने के लिए थर्ड लॉ का सत्य होना जरूरी नहीं है। वहाँ थर्ड लॉ सत्य था मैकेनिक्स में, उससे अपना काम हो जा रहा था, लेकिन ये सत्य नहीं है तब भी मोमेंटम यहाँ कंजर्व है। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ तो मोमेंटम गायब है, फोर्स अगर सेम नहीं है तो मोमेंटम तो गायब है, गायब है ना? हे भगवान, तो मोमेंटम कहाँ गया? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में चला गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना उसके पास मोमेंटम है, एच न्यू पढ़े हो? बताओ बताओ जल्दी बताओ, तब हम आगे बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। जाओ अबे हट, इधर दे। ये कहीं पढ़े हो केमिस्ट्री में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या है? ये मोमेंटम है। अरे मोमेंटम है, हाँ अब तो याद आएगा। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोमेंटम। यही मोमेंटम जो आपको गायब दिख रहा है ना, वो इसमें चला गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो उसमें वहाँ रेडिएट हो रहा है। कहाँ पे पढ़े हो? एटॉमिक स्ट्रक्चर में? हाँ पढ़े थे, याद तो कुछ हो नहीं, समझ में आया? अब कोई बच्चा बोलता है कि सर इसमें मास है नहीं, तो मोमेंटम के लिए मास होना जरूरी हो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि मोमेंटम के लिए मास होना जरूरी है तो ये आपके बुद्धि की कमी है। समझ में आया?
अबे ये पढ़े हो आप, मोमेंटम इक्वल टू एच वाई न्यू, पढ़े हो ना। तो ये मोमेंटम कहाँ था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डू रियली एग्जिस्ट। समझ में आया? बहुत मेहनत की है समझाने का, ये सेक्शन सब छोड़ देता लास्ट वाला एनसीईआरटी का, बट आई होप समझ में आया हो। नहीं आया हो तो ये सेक्शन फिर से देखना जाके। समझ में आया? समझ में आया? अगले दिन से फिर जेई लेवल का ही पढ़ाएंगे, ठीक है? ये थोड़ा सा जेई से ऊपर था, ठीक है? अच्छे से फील्ड को समझा रहे थे, ठीक ना? अगले दिन से जेई लेवल पे आ जाएंगे, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये बोर्ड लेवल था। है ना? मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं रे? क्यों? क्योंकि स्पेस यूनिफॉर्म है कि नहीं? कल से बोर्ड लेवल पे आ जाएंगे तो पक्का, प्रॉमिस। कल से बोर्ड लेवल पर आएंगे पक्का। नहीं नहीं, बोर्ड लेवल नहीं, जेई लेवल। अब बोर्ड वाला बोला थोड़ा अच्छा पढ़ाने, तो पढ़ा दिए, ये बोर्ड लेवल पढ़ा दिए, ठीक है? अब हम क्या करें, किताब से ही पढ़ाए ना, एनसीईआरटी से ही पढ़ाए ना, तब